हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली सब अच्छे होंगे, है ना। तो साहब हम लोग पीएनसी के क्वेश्चंस के फ्रेम में थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साइड से आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो। साथ ही साथ इसका एक मतलब और भी निकलता है ना, एक मतलब और भी निकलता है कि आप सीरियसली नहीं करते, किसी भी क्वेश्चन को टाइम नहीं देते हो। तो देखो, मैंने आपके पास इस बात की सुविधा दी है ना, इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जब भी किसी आर्टिकल में आपको डाउट है ना, कभी भी ऐसा लग रहा है कि यार ये नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस कैसे हो रहे थे, या सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, या गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। हमने आपको यूट्यूब में अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो पीएनसी के ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स अपलोड कर दिए और डे बाय डे हम उसको अपलोड करते जाएंगे। तो जब भी आपको लगे तो आप पुराना एक बार ज़रूर देखें, आर्टिकल वाला जो वीडियो हो उसको आप एक बार कनेक्ट करें, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन दबाएं, है ना। जब भी आपको न्यू वीडियो मिलेगा तो आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ, आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा है और हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस होगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो इतनी बात ज़रूर आपको याद रखनी। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलमोस्ट कर लिए थे, लेकिन लास्ट का कुछ क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन रह गया था, तो कंटिन्यू करते हैं साहब, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। तो देखो, एक काम हमेशा करना है ना, जब भी आपको लेटर्स दिए हुए हैं किसी वर्ड में और आपको अरेंजमेंट बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो साहब कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर का वर्ड बनेगा, उसमें कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ देख लें। तो मुझे दिख रहा है साहब एक पी और एक एस है, एक ई है, एक आर, एक एम, एक यू, 2 टी, एक ए, एक आई, एक ओ और एक एन, मतलब 2 टीज तो दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हैं साहब? 3 और 3 6 और 4 और 2 12, तो टोटल 12 लेटर्स हैं। पहले आपने ये लिख दिया साहब, 12 लेटर्स हैं टोटल। अच्छा, इसमें 2 टी दिए हुए हैं, ये क्लियर है। फिर इसके बाद 1 पी, 1 ई, 1 आर, आगे क्या दिख रहा है? 1 एम, 1 यू, 1 A, then 1 I, 1 O और 1 N, है ना। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 2। अच्छा, एक क्या मिस कर गया मैं? U आ गया, A आ गया, I O N आ गया, अच्छा S रह गया है, तो 1 S भी है साहब, ये ना भूलें। तो 12 लेटर्स का वर्ड बनाना है। वर्ड्स और कैसे वर्ड्स होने चाहिए? जो स्टार्ट होंगे पी से और एंड होंगे किससे? एस से। तो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं साहब, है ना। तो 12 लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अच्छा, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी होना चाहिए, मतलब पी को तो आपने फिक्स कर दिया, पी के साथ अब कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि पी एक है और एक पी आपने यहाँ रख दिया। अच्छा, एंड कहाँ से होना चाहिए? एंड में क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, ये भी दिखा हुआ है। तो साहब पी और एस की पोजीशन फिक्स कर दी। नाउ रिमेनिंग 10 प्लेसेस आर देयर एंड हाउ मेनी लेटर्स रिमेनिंग? एक पी और एक एस को हटा दो तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 10 लेटर्स आर देयर, बट आउट ऑफ दोज 10 लेटर्स देयर आर 2 टीज, दैट मीन्स 2 आइटम्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड। तो इन 10 प्लेसेस पे 10 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे साहब? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों आ रहा है? ये बात क्लियर है, बिकॉज ऑफ 2 टीज। तो दीज आर द टोटल डिफरेंट वर्ड्स वी कैन फॉर्म। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, जिनके स्टार्टिंग में पी होगा और जिनके एंड में क्या होगा? एस होगा। ये बात हो गई। अच्छा, बी सेक्शन पे आते हैं ना, बी सेक्शन पे आते हैं। वॉवेल्स आर ऑल टूगेदर। अच्छा, इस बार बोल रहा है कि वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए। तो भाई वॉवेल्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं साहब। एक तो ई है,
ठीक। दूसरा कौन सा है, यू है, तो यू कर दिया। फिर है ए, फिर है आई, फिर है ओ। अच्छा, सारे वॉवेल्स हैं ना, सारे वॉवेल्स हैं, तो 5 वॉवेल्स हैं, ये एक साथ आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए साहब, 12 लेटर्स हो जाने चाहिए। टोटल कितने लेटर्स होने चाहिए, 12 लेटर्स का वर्ड है, तो 12 लेटर्स मैंने लिख दिए साहब, ये वॉवेल्स लिख दिए, और फिर ये डिफरेंट बाकी जो बचे हुए लेटर्स की जगह। तो देखो, जब भी उसने बोला कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, तो क्या करते थे एक साथ होने के लिए, जस्ट टाइटन देम विद अ स्ट्रिंग, इनको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया। नाउ कंसीडर देम ओनली 1 यूनिट, अब एक ये सिंगल यूनिट हो गया। अब कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स, there are 8 different letters. Keeping in mind, out of these 8 letters there are 2 T's, साथ में क्या है, 2 T हैं, ऐसा होगा ना, ये वॉवेल्स हैं और बाकी जो भी लेटर्स 7 लेटर्स बचे हुए हैं इसमें कहीं पर 2 T भी आएंगे, तो these are 7 plus 1, 8 letters are there in which there are 2 T's, so which can be arranged in how many ways, factorial 8 divided by factorial 2 ways. But interesting part is that within the string के अंदर ही अंदर ये 5 जो वॉवेल्स हैं वो आपस में कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली, दैट विल बी व्हाट, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 5, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहला तरीका हो गया काम करने का, ये दूसरा तरीका हो गया, दोनों कामों को साथ साथ कर दीजिए, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन में। देयर आर, अच्छा इसको मार्क करके भी रखेंगे इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि ये कुछ की क्वेश्चंस में से आता है ना, जिसकी हेल्प से बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। There are always 4 letters between P and S. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि टोटल कितने लेटर्स का वर्ड बन रहा है, 12 लेटर्स का, और वो कह रहा है कि बिटवीन P and S there are exactly 4 लेटर्स, मतलब हमेशा हमेशा 4 लेटर्स उसके बीच में हो, ऐसे सारे वर्ड्स मुझे काउंट करके बताओ। तो इसके लिए करना क्या होगा ना, करना क्या होगा, आप जरा देखो, पहले मैंने 12 प्लेसेस बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ना, आप ज़रा कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अगर एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने हैं तो ऐसा हो सकता है कि P फर्स्ट प्लेस में हो और S 6th प्लेस में हो, है ना। P और S की पोजीशन ना, पोजीशन ऑफ P एंड S मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैंने लिखा पोजीशन ऑफ P एंड S, P और S की पोजीशन लिख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि P फर्स्ट पोजीशन पे हो और S 6th पोजीशन पे हो, ये फर्स्ट पोजीशन है और फिर ये 6th पोजीशन पे S है, तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स आएंगे बिटवीन P एंड S, कोई डाउट? ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि P सेकेंड पोजीशन पे हो और S 7th पोजीशन पे हो, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे P आ जाए और 7th पोजीशन पे S आ जाए, तो भी एग्जैक्टली 4 लेटर्स होंगे बिटवीन P एंड S। और क्या क्या हो सकता है साहब, ये 3rd पोजीशन पे हो, ये 8th पोजीशन पे हो, ये 4th पोजीशन पे हो, ये 9th पोजीशन पे हो, ये 5th पोजीशन पे हो, ये 10th पोजीशन पे हो, ये 6th पोजीशन पे हो, ये 11th पोजीशन पे हो, और ये 7th पोजीशन पे हो, ये 12th पोजीशन पे हो। 1 कितने केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, these are what, 7 cases, these are the possibilities। केवल और केवल ये पॉसिबिलिटी है कि P फर्स्ट प्लेस पे आए और S 5th प्लेस पे आए, ये एक पॉसिबिलिटी होगी, या फिर P सेकेंड पे आए, S 7th पे आए, P 3rd पे आए, S 8th पे आए, P 4th पे आए, S 9th पे आए, ऐसी पोजीशन हो सकती है। अच्छा, मान लीजिए कि एक पोजीशन हम काउंट करके देखते हैं। अब देखो जरा, मैंने पहली पोजीशन पे P को रखा, देन 1 2 3 4
एस को 5th पोजीशन पे रखा, फिर 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 लेटर्स हो गए। पी किस पोजीशन पे है? 1st पोजीशन पे। एस किस पोजीशन पे है? 6th पोजीशन पे। तो फिक्स हो गया साहब, पी और एस की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अच्छा जरा मुझे बताओ कि रिमेनिंग कितने प्लेसेस दिख रहे हैं? 6 प्लेसेस इधर और 4 इधर। रिमेनिंग हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 10 प्लेसेस। और रिमेनिंग लेटर्स कितने हैं? 10। भाई पहली पोजीशन पे पी को रख लिया, दूसरी पोजीशन पे एस को रख दिया, मतलब 1st प्लेस पे पी को और 6th प्लेस पे एस को। तो इनको मैंने फिक्स कर दिया, ये पोजीशन फिक्स कर दी, ये पोजीशन फिक्स कर दी पी और एस के लिए। रिमेनिंग 10 पोजीशंस विद द 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? भाई 10 प्लेसेस हैं और 10 लेटर्स हैं, इनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 टीज। भाई जो 10 लेटर आपके पास हैं उसमें से 2 टी हैं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, जबकि पी एस पहली पोजीशन पे है और एस किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। अच्छा जल्दी से सोच के बताओ, ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं? 7 केसेस बन रहे हैं कि पी 2nd पे है और एस 7th पे है, पी 3rd पे है, एस 8th पे है। तो ऐसे 7 केसेस बनेंगे। तो 7 केसेस के लिए टोटल कितना हो जाएगा? 7 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। दीज आर द पॉसिबल काउंट्स। हाँ जी, अभी कुछ छूट रहा है ना, अभी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? मैंने जो पोजीशन ली है पी और एस, पी को 1st पे लिया, एस को 5th पे लिया। कहीं पर उसने ऐसा बोला है कि पी पहले आना चाहिए और एस बाद में? नहीं, उसने ये बोला बिटवीन पी एंड एस, मतलब एस और पी अपनी पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एस आ जाए, यहाँ पर पी आ जाए, फिर 2nd पे एस आ जाए, 7th पे पी आ जाए, 3rd पे एस आ जाए, 8th पे पी आ जाए। मतलब एस से 2 केसेस, हर केस के लिए 2 केसेस बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पी और एस अपनी पोजीशन को कितनी तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 वेज में। तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया। दीज आर द टोटल काउंटिंग्स। ये आपकी टोटल काउंटिंग हो गई। इतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। आसान है ना? बहुत ही आसान। देखो कंसेप्ट को फिर से एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। मुझे 12 लेटर्स का वर्ड बनाना है। कंडीशन ये दी हुई है कि बिटवीन पी एंड एस देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स। 5वां लेटर भी नहीं आ सकता। तो साहब तरीका बहुत आसान सा है। क्या करना है? आप पहले P और S के पॉसिबल पोजीशंस देख लो। तो P का पोजीशन और S का पोजीशन मैंने देख लिया। 1st और 6th हो सकता है, 2nd और 7th हो सकता है, ऐसा करके देख लिया। ठीक है, ऐसे कितने केसेस बन गए? 7। तो ये 7 केसेस मैंने लिख दिया। अच्छा उनमें से कोई एक केस मैंने ले लिया साहब, P को 1st पे और S को 6th पे। अच्छा इनको फिक्स करने के बाद टोटल कितने प्लेसेस बच रहे हैं? 10। अच्छा 10 को अरेंज करना है। पी और एस को अभी नहीं अरेंज कर रहे हैं, 10 को अरेंज करना है विद द हेल्प ऑफ 10 लेटर्स विच कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बिकॉज ऑफ 2 टीज। अब ये आप सोच लो कि पी और एस इस पोजीशन पे हैं। अगर मैं एस को यहां रख दूं और पी को यहां रख दूं तो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स फॉर ईच केस देयर आर 2 मोर केसेस, है ना? P और S को भी फैक्टोरियल 2 वेज में आप अरेंज कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साहब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दिया, यह आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 7 इंटू फैक्टोरियल 10। हाँ ये बड़ा नंबर है, आपको डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा कि कितनी काउंटिंग आ रही। आई होप कि ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। सही है, चलिए तो ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ साहब। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आप थोड़ा सा हिंट कर लो। देखो आप अपने लेवल पे जैसा भी आपको समझ में आए लिख सकते हो। पोजीशंस ऑफ पी एंड एस मैंने बना दिया। दीज आर द 7 केसेस। जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिखा ना, तो आप जब अपनी कॉपी में नोट करें या बाद में तो यहाँ पर लिख लो ये किस चीज़ के लिए है। फैक्टोरियल 2 किस चीज़ के लिए है? पी और एस आपस में 2 तरह से इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा करके मेंशन कर दें। ये 7 केसेस तो दिख ही रहा है कि 7 केसेस के लिए। ये किसके लिए है? यहाँ पर लिख देना कि रिमेनिंग 10 लेटर्स इन 10 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भूल जाओ, वैसे भूल जाओ तो आपके पास यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल रहेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। भूल जाओ तो भी कोई टेंशन नहीं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं साहब। ये क्वेश्चन है साहब,
A tea party is arranged for 16 people along the two sides of a long table, 8 chairs on each side. 4 men wish to sit on one particular side and 2 on other side. In how many ways can they be seated? कितनी तरह से बैठ सकते हैं? देखो, PNC स्टार्ट करते समय मैंने आपसे ये बात कही थी कि साहब यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, हर बार प्रैक्टिकल करके आप अरेंज करके देख सकते हो। बहुत बड़ी काउंटिंग अगर है तो छोटा कर लो, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। भाई उसने बोला 16 पीपल हैं तो आप उसको 8 कर लो, आप उसको 4 कर लो, सीखने में आसानी होगी। तो PNC में कहीं कोई टेंशन लगे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। तो मैंने क्या बोला, भाई मुझे एक टी पार्टी अरेंज करनी है, कितने लोगों के लिए? 16 पीपल के लिए। तो देखो, एक लॉन्ग टेबल बनाया, इसमें बोल रहा है कि साहब 8 चेयर एक साइड पे लगी है और 8 चेयर एक साइड पे लगी है। तो चेयर्स बना देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर्स। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेयर्स इस साइड पे लगी, 8 चेयर्स इस पे, और मुझे इस टेबल के चारों ओर अरेंज करना है 16 पीपल को। अच्छा, 16 पीपल में से 4 ऐसे हैं, 4 बहुत स्पेसिफिक हैं और वो चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर साइड पर बैठें। आप इसको भी अच्छे से देखें, वन पर्टिकुलर साइड। मान लीजिए कि इस साइड का नाम मैंने कुछ बोल दिया कि साहब ये साइड है एक्स साइड और ये साइड है वाई। तो 4 पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जो एक्स साइड पे बैठना चाहते हैं। क्यों बैठना चाहते हैं? जो भी रीज़न हो, भाई इधर साइड पे कहीं पे टीवी लगी होगी, हैं, मैच चल रहा होगा, क्रिकेट का मैच, IPL टाइप। अच्छा, उनका इंटरेस्ट मैच देखने में बहुत है, तो सोच रहे होंगे कि पार्टी करते करते साहब मैं ऐसी जगह पर बैठूं कि मुझे डायरेक्ट टीवी दिखे। तो 4 men विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड, और 2 ऐसे हैं जो दूसरी साइड पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको टीवी से कोई मतलब नहीं, तो वो इस साइड पे बैठना चाहते हैं। वो सामने कोई व्यू अच्छा सा दिख रहा होगा, खिड़की खुली होगी तो व्यू दिख रहा होगा, तो सोच रहे होंगे कि साहब हम 2 यहाँ पर बैठे। कितने में से? 16 में से। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCD PQ। मैंने जानबूझ करके ये नामकरण संस्कार कर दिया है ना। ऐसा क्यों किया? टोटल कितने लोग हैं साहब? 16। कितने लोग हैं? 16। अच्छा, 16 में से ये 4 जो है ना, ये 4 स्पेसिफिक पर्सन, 4 men विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। ये 4 केवल और केवल इस साइड पे बैठना चाहते हैं, 8 चेयर में से कहीं पर बैठना चाहते हैं। सही है। और ये 2 हैं, ये P और Q, ये दूसरी साइड पे बैठना चाहते हैं, स्पेसिफिक साइड पे। किस साइड पे? वाई साइड पे बैठना चाहते हैं। अच्छा, बाकी जितने भी हैं ना 10 बहुत सीधे साधे हैं, उनको कहीं पर भी बैठा दो, उनको कोई टेंशन नहीं। तो ज़रा खुद से सोचो, ये जो 4 हैं ये यहाँ से उठे और यहाँ पर बैठने लगे। अच्छा, कहाँ पर बैठेंगे मालूम नहीं यार अभी तो क्या करते हैं, इन 4 लोगों को इन 8 सीटों में मुझे बैठाना है। तो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो 8 सीट हैं इनमें से 4 सीट इनके लिए मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट 4 सीट्स फॉर 4 पर्सन्स इन 8C4 वेज। कोई डाउट? अच्छा, मान लीजिए कि ये सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और एक ये सिलेक्ट किया। ये 4 मैंने सीट्स सिलेक्ट कर ली। किसके लिए? वो 4 पर्सन ABCD के लिए। अच्छा, वो जो 4 हैं, इन 4 सीट्स में 4 सिलेक्टेड सीट्स हो गई। 4 सिलेक्टेड सीट्स में वो 4 पर्सन्स कितनी तरह से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4 वेज में। कोई दिक्कत? इनका काम हो गया। 1 2 3 4 सीट्स मैंने सेट की, सिलेक्ट की, और उनमें इन 4 लोगों को अरेंज कर दिया। कितने वेज में? फैक्टोरियल 4 वेज में। अच्छा, अब बात, इनका काम तमाम हो गया साहब, है ना। अच्छा, बात P और Q की है। P और Q यहाँ पर बैठना चाहते हैं। कहाँ पर बैठेंगे? कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो कहीं पर भी उनको अरेंज करना है। तो पहले मैंने क्या किया, 8 सीट ली, उनमें से 2 सीट सिलेक्ट कर ली। किसके लिए? P और Q के लिए। अच्छा, 2 सीट्स कुछ भी सिलेक्ट हो गई, मान लीजिए ये और ये, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 2 सीट्स हो गई। अब 2 सीट्स पे इन 2 प्राणी P और Q को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 2 वेज में।
अरे बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये पहला वाला काम मैंने कर लिया, ये दूसरा वाला काम कर लिया। अच्छा, अब बची कितनी जगह? कितनी जगह बच रही हैं? कितनी जगह बच रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 6 लोगों ने तो अपनी जगह बना ली। अब बाकी कितनी जगह बच रही हैं? 10। और कितने प्राणी बचे हुए हैं? ये 10 बचे हुए हैं। तो इन 10 सीटों पे 10 प्राणियों को, 10 पर्सन को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 10 वेज में। सारे काम एक साथ निपटा दो। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। तो 8c4 इंटू फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय 8c2 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 10। दैट इज योर फाइनल आंसर। आपको अगर इसको लिखना ऐसे चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये 8p4 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? इंटू 8p2 लिखा हुआ है और ये तो फैक्टोरियल 10 है ही। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन मैंने जैसा आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमेशा कोशिश इसकी करनी है ना, पी वाले काम ना करें, डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करो फिर अरेंज करो, सिलेक्ट करो फिर अरेंज करो। और वो तो आप जानते हो NPR इज व्हाट? NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप बोलो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि टोटल 16 सीट्स हैं, 8 एक साइड में और 8 एक साइड पे चेयर्स बनी हुई हैं। 16 पर्सन्स को अरेंज करना है, बट स्पेसिफिक 4 men विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड द 2 men want टू सिट ऑन अदर साइड। ठीक है, कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो? तो सबसे पहले जो 4 स्पेसिफिक पर्सन्स थे ना, जो साइड X पे बैठना चाहते थे, उनके लिए मैंने 4 चेयर सिलेक्ट कर ली 8c4 वेज में और उन 4 प्राणियों को उस 4 चेयर में फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर दिया। फिर दूसरे साइड पे 2 चेयर सिलेक्ट की, किसके लिए? P और Q के लिए, और उनको कितनी तरह से अरेंज कर दिया? फैक्टोरियल 2 वेज में। अब बाकी जो बची हुई चेयर्स हैं वो 10 चेयर्स हैं और 10 पर्सन्स हैं। तो 10 चेयर्स में 10 पर्सन्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 10, क्योंकि इनको कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, वो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी, जहाँ पर जगह मिलेगी वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, दिस इंटू दिस इंटू दिस, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4th हो गया साहब, 7th का 4th। मूविंग टू नेक्स्ट। 8th में 1, देन 2 3 4। अच्छा, 24 persons are invited to a party. How many seating arrangements are possible at a round table? टेबल कैसी है साहब? राउंड टेबल है, इसका मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन वाली कहानी है। They and the host can sit anywhere. अच्छा, 24 persons को इनवाइट किया गया साहब पार्टी में, तो 25 persons ये हो गए और होस्ट, एक होस्ट है साहब, तो टोटल कितने पर्सन्स हैं? 25। टोटल 25 हैं, सही है। अब इन 25 पर्सन को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखी है ना, राउंड टेबल में 25 पर्सन्स को अरेंज करना है, होस्ट एंड 25 गेस्ट। इनको एक राउंड टेबल में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे साहब? है ना, ये तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 होता है, तो 25 पर्सन्स है तो कितना हो गया? 25 - 1 फैक्टोरियल है ना, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 24। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? यू हैव टू अरेंज देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कंडीशन इज गिवन दैट 2 पर्टिकुलर लेडीज आर टू बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। अच्छा, तो देखो ऐसा कुछ सोचना है ना कि ये जो 24 पर्सन को बुलाया गया ना, इनमें से 2 पर्सन्स हैं X और Y। ये 2 पर्सन्स क्या चाहते हैं कि हम होस्ट के साइड पे ही बैठे हैं ना, होस्ट के साइड पे, मतलब होस्ट ये है तो X यहाँ बैठेगा, Y यहाँ बैठेगा, या फिर होस्ट अगर यहाँ बैठा है तो Y और X की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। मतलब द 2 स्पेसिफिक पर्सन्स वांट टू सिट ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। ये बिल्कुल कंडीशन फिक्स कर दी साहब कि होस्ट जहाँ बैठेगा बस उसके बाजू में जाके X को बैठ जाना है और उसको दूसरे बाजू में किसको बैठ जाना है? Y को बैठ जाना है। ये कंडीशन है। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो ये राउंड टेबल है, इसमें 25 चेयर्स लगी हुई हैं, कितनी? 25 चेयर्स हैं, ठीक है।
अच्छा, कंडीशन ये है कि साहब होस्ट एंड द टू स्पेसिफिक पर्सन्स है ना, वो जो दो पर्सन्स हैं वो आइदर साइड ऑफ द होस्ट बैठना चाहते हैं। आप जरा सोचो कि ये है होस्ट, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सबको एक रस्सी से ही बांध दो यार, ख़त्म कहानी। अब ये जहाँ बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, होस्ट तो बीच में ही रहेगा, x और y अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना कि लेफ्ट में होस्ट x को होना है और राइट में y को, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, आइदर साइड ऑफ द होस्ट बोला। तो जस्ट टाइटन देम विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से बांध दो साहब। अच्छा, रस्सी से बांध दिया, कंसीडर देम ओनली 1 यूनिट। अब इनको हम केवल 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। टोटल कितने थे? 25। 25 में से 3 निकाल दो पहले, तो 25 में से 3 निकाले कितने आ गए? 22। अच्छा, 22 प्लस 1, अरे ये भी तो एक सिंगल यूनिट हो गया। तो 22 प्लस 1 मीन्स 23 पर्सन्स आर देयर। तो ये जो 23 पर्सन्स हैं, इनको इस राउंड टेबल पे मुझे बैठाना है। यहाँ पर कहीं पर h है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y बैठा है, इनको मैंने स्ट्रिंग से टाइट कर दिया। तो अब टोटल कितने पर्सन्स बचे? 23। इसको 1 काउंट करते हुए फिर से बताऊँ, 25 थे, इन 3 को हटा दिया तो 22 बचे, लेकिन इन तीनों को मिला करके एक यूनिट बन रही है, मतलब 23 पर्सन्स हो गए। तो 23 पर्सन्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो राउंड टेबल में? फैक्टोरियल 22। अरे भाई 23 लोग हैं, इनको राउंड टेबल में फैक्टोरियल n-1 वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो कितनी तरह से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 22। बिल्कुल सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि x एंड y कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड। तो x और y की पोजीशन कितनी तरह से अरेंज होगी? फैक्टोरियल 2 वेज में। अरे या तो x और y ऐसा बैठा है या फिर y और x ऐसा बैठा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी दिस। तो इसको क्या करना है? टाइटन विद स्ट्रिंग। किसको? h, x और y को। h को बीच में, x और y को आइदर ऑफ द साइड्स। कंसीडर देम ओनली 1 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे? अब 25 में से 3 गए 22, और इनको 1 यूनिट मान लिया तो टोटल 23 हो गए। दीज 23 पर्सन्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 22 वेज। But x and y can also be arranged in factorial 2 ways. Total number of ways of doing both the things, factorial 22 into factorial 2. अच्छा है ना, देखो स्ट्रिंग मेथड बड़ी काम की है, तो स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हो ना। ठीक, सही है, समझ में आ ही गया। In how many different ways could 5 girls and 5 boys sit around a circular table so that the boys and girls alternate? Boys और girls alternate होने चाहिए। तो देखो ये देखो, ये ओपन एंड है ना, ओपन। टोटल 10 चेयर होनी चाहिए भाई, 10 लोगों को बैठाना है तो 10 चेयर होनी चाहिए। अच्छा, कितने बॉयज़ हैं? 5 बॉयज़। कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स। तो एक काम करते हैं, ये 5 बॉयज़ को पहले मैं अरेंज कर देता हूं यहाँ पे। द 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड। 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज में? सर्कुलर परम्यूटेशन की कंडीशन लगेगी, क्योंकि ओपन एंडेड है, कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो अभी ये ओपन चल रहा है। तो 5 बॉयज़ को अगर मैं अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज होंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक केस मैंने ले लिया, बॉयज़ है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स को अरेंज करना है, किस तरह से अरेंज करना है साहब कि बॉयज़ और गर्ल्स ऑल्टरनेट हों? तो ऑल्टरनेट कब होंगे? जब इन गैप्स में मैं गर्ल्स को बैठा दूं। भाई गैप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 बॉयज़ को जब मैंने अरेंज किया फैक्टोरियल 4 वेज में, 5 बॉयज़ को बैठाने पर कितने गैप्स बच रहे हैं? 5। देखो रो में अलग चलता है ना, सर्कुलर में अलग चलता है। रो में जब 5 होते हैं तो 6 गैप्स बनते हैं, आइदर ऑफ द साइड्स भी होते हैं। यहाँ पर तो स्पेसिफिक ना, 5 अगर बॉयज़ बैठे हुए हैं तो इनके बीच में 5 ही गैप्स मिलेंगे। तो 5 गैप्स है ना, तो 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करना, ख़त्म। जब यहाँ पर अगर आपने गर्ल्स को बैठा दिया तो जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो हमेशा ऑल्टरनेट ही तो होंगे, क्योंकि 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स ही हैं। तो 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। देयर आर 5 गैप्स
in which 5 girls can be arranged. 5 girls can be arranged. पांच गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 5 गैप में 5 गर्ल्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो साहब? फैक्टोरियल 5, नॉट फैक्टोरियल 4। ये ध्यान रखना कि हाँ, अफिक्सिंग, जब आपने पोजीशन फिक्स कर दी ना, किसी की भी पोजीशन, बॉयज़ की पोजीशन फिक्स हो गई, तो अब जो गैप्स हैं उसमें जब आप गर्ल्स को अरेंज करोगे तो ओपन एंडेड नहीं रहा ना, वो ओपन एंडेड नहीं रहा, किसी न किसी की पोजीशन फिक्स हो गई है। तो जैसा रो में चलता है ना, रो में चलता है परम्यूटेशन, वैसा चलेगा। तो 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। टोटल दोनों कामों को साथ साथ कर दो, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा साहब? फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन कर भी लिए हों बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिस्कशन का एडवांटेज ये मिलता है कि मे बी मेरे साइड से कोई एक नई मेथड मिल जाए जो आपने पहले ना सोची हो। ठीक है। If there are 12 persons in a party and if each 2 of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party? भाई देखो, एक पार्टी में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, और एवरीबडी शेक हैंड्स विद ईच अदर। उसने यही बोला कि सर हर 2 प्राणी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो नंबर ऑफ शेक हैंड्स काउंट करना है। अच्छा, ऐसे सोचो ज़रा सा कि अगर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अच्छा, 3 में से हर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स, कितने हैंडशेक्स होंगे ये मुझे देखना है। तो देखो, पहले मैंने 3 में से कोई भी 2 प्राणी सिलेक्ट कर लो। मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया, तो ए बी एक हैंडशेक बनाएंगे। अरे ए और बी मिलेंगे तो एक बार हैंडशेक होगा। अच्छा, बी और सी मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो बी और सी सिलेक्ट करेंगे तो एक हैंडशेक बनेगा। अच्छा, ए और सी को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो भी एक हैंडशेक बनेगा। तो इफ ए, बी एंड सी आर देयर इन अ पार्टी एंड एवरीबडी शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेक हैंड्स विल बी देयर? ये अगर क्वेश्चन होता तो आपका आंसर कितना होता? 3 होता। प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया। अच्छा, ये आया कैसे? भाई 3 में से कोई भी 2 प्राणी मैंने सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। तो 3 में से अगर मैं 2 सिलेक्ट करूंगा तो 3C2 वेज में होगा। 3C2 का मतलब कितना हुआ? 3C1, और 3C1 का मतलब कितना हुआ? 3। तो नंबर ऑफ शेक हैंड्स कितना हुआ? 3। यहां पर क्या क्वेश्चन है? देयर आर 12 पर्सन्स, एवरीबडी शेक हैंड्स विद ईच अदर, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेक हैंड्स विल बी देयर? तो 12 में से 2 का सिलेक्शन जितनी तरह से हो सकता है उतने शेक हैंड्स होंगे। 12C2 विल बी योर आंसर। भाई 12 में से कोई भी 2 आप सिलेक्ट कर लो, तो एक शेक हैंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 पर्सन्स? 12C2 वेज। तो नंबर ऑफ शेक हैंड्स विल बी व्हाट? 12C2 आपका आंसर हो गया। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि फॉर 1 शेक हैंड ना, two persons are required. भाई एक शेक हैंड करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। टोटल कितने हैं? 12। तो नंबर ऑफ शेक हैंड्स कितने होंगे साहब? नंबर ऑफ शेक हैंड्स, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? 12C2। अब 12C2 तो कैलकुलेट करते बनता है ना साहब, ये कितना हो जाएगा? 12 × 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा, 6 × 11 दैट इज व्हाट? 66। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स, 5 टीचर्स की पोस्ट निकली है साहब। देयर आर 23 एप्लीकेंट्स। अच्छा, जैसा लिखा है मैं थोड़ा सा उसको लिख देता हूँ कि 23 एप्लीकेंट्स हैं, है ना? कितने एप्लीकेंट्स हैं? 23। अच्छा, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर SC। अच्छा, पोस्ट कितनी है? 5 पोस्ट हैं। अच्छा, इनमें से क्या है? 2 रिजर्व हैं, किसके लिए? SC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, एंड
देयर आर 7 SC कैंडिडेट्स अमंग द एप्लीकेंट्स। ओके, 23 एप्लीकेंट्स में से कितने एप्लीकेंट्स SC हैं? 7 SC कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, 7 अगर SC कैंडिडेट्स हैं तो बाकी कितने बच रहे हैं साहब? 16 ना, 16 जनरल कैंडिडेट्स हैं। ये बात तो समझ में आ रही है साहब? 5 पोस्ट हैं, उसमें से 2 SC के लिए हैं, तो जनरल के लिए कितनी हो गई साहब? 3 जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स हो गई। भाई आप ऐसा बना करके देख लो ना। देयर आर 23 एप्लीकेंट्स फॉर 5 पोस्ट ऑफ टीचर्स। 5 पोस्ट हैं टीचर्स की। उन 5 पोस्ट में से 2 तो SC के लिए रिजर्व हैं, बट ऑब्वियस है 3 किसके लिए बचेंगी? जनरल के लिए। अच्छा, आउट ऑफ 23 एप्लीकेंट्स 7 आर SC कैंडिडेट्स। जो 23 एप्लीकेशन आई हैं उसमें से 7 किसकी हैं? SC कैंडिडेट्स की हैं। तो बट ऑब्वियस है कि 16 जो होंगे वो जनरल की होंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है साहब, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड? मुझे सिलेक्शन करना है, कितनी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं? 23 एप्लीकेंट्स में से 7 एप्लीकेंट्स SC के हैं, 16 एप्लीकेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं। मुझे 5 का सिलेक्शन करना है। टोटल कितने का सिलेक्शन करना है? 5 का। और 5 में से 2 SC होने चाहिए और 3 जनरल होने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में कुछ दम कहाँ बचा भाई? 2 SC का सिलेक्शन करना है, तो 2 SC का सिलेक्शन कितनी तरह से आप कर सकते हो भाई? 7 SC कैंडिडेट्स हैं, उसमें से 2 का सिलेक्शन कितनी तरह से करोगे? 7C2 वेज में। अरे करोगे कि नहीं? अच्छा, और 3 जनरल कैटेगरी के, 3 जनरल कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन करना है। तो जनरल कैंडिडेट्स अवेलेबल कितने हैं? 16। तो 16 में से 3 जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो। दोनों कामों को साथ साथ करोगे ना भाई, क्योंकि टोटल कितने चाहिए? 2 और 3, 5 लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो 7C2 वेज में आपने SC कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया, 16C3 वेज में जनरल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया, दोनों कामों को साथ साथ कर दिया साहब। ये आंसर हो गया आपका। टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट्स, हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 7C2 मल्टीप्लाइड बाय 16C3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th का 4th, अच्छे से देखें। A polygon has 44 diagonals. Find the number of its sides. उसमें साइड्स कितने हैं ये आपको बताने हैं। एक बार अच्छे से देख लें क्या लिखा है। एक पॉलीगॉन है जिसमें 44 काउंटिंग किया, डायगोनल्स कितने हैं? 44 हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहब उसमें कितने साइड्स होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कुछ चेंज करके पहले एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन करना है कि इन अ हेक्सागोन, इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, केवल ये क्वेश्चन है कि इन अ हेक्सागोन हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। किसी हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होंगे। तो देखो मैं हेक्सागोन बना रहा हूँ एक हेक्सागोन बना देता हूँ। ठीक, एक हेक्सागोन बन गया साहब। अच्छा, इसमें डायगोनल्स काउंट करने हैं। तो डायगोनल्स कैसे काउंट होते हैं ना, डायगोनल्स कैसे काउंट करते हैं? आपने करना क्या है, अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि साहब एक डायगोनल ये हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, है ना, फिर ये तीसरा डायगोनल हो गया, फिर ये चौथा डायगोनल हो गया, फिर ये 5वां डायगोनल हो गया। अरे ये बात समझ में आ रही? बस 5 ही डायगोनल बनेंगे क्या? अरे और भी डायगोनल कहीं पर दिख रहे हैं आपको? एक ये डायगोनल हो जाएगा, फिर एक ये डायगोनल हो जाए, मतलब ढेर सारे डायगोनल्स बन सकते हैं ना, डायगोनल्स बन सकते हैं। अच्छा जल्दी से एक चीज़ देखो, अगर एक हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन, इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 6। हेक्सागोन में कितनी साइड्स हैं? 6। क्योंकि अब हम ऐसे प्रैक्टिकल कर करके काउंटिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि हेक्सागोन के लिए तो बन गया n साइडेड पॉलिनोमियल, 12 साइडेड पॉलिनोमियल, 15 साइडेड पॉलिनोमियल दे देगा, तो ऐसे बना बना करके काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए तरीका क्या होगा? हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हैं? तो सबसे पहले मैंने देखा कि हेक्सागोन में कितने साइड्स हैं। तो हेक्सागोन में कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो कितने वर्टाइसेस हैं ना, कितने वर्टाइसेस हैं? देयर आर 6 वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस है साहब? हेक्सागोन में 6 वर्टाइसेस है। अच्छा आप खुद से सोचो जरा सा कि अगर 6 वर्टाइसेस में से कोई भी 2 वर्टेक्स में सिलेक्ट कर लूं, कैन वी गेट अ लाइन? हाँ बिल्कुल सही है। देखो अगर मैंने इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया तो मुझे एक लाइन मिलेगी। दिस वन इज अ डायगोनल। ओके, अच्छा मान लीजिए कि मैंने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो वील गेट अ लाइन
बट दिस वन इज नॉट द डायगोनल बट साइड। बाय द वे आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, फिर से एक डायगोनल मिल जाएगा। लेकिन आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो एक लाइन तो मिलेगी, लेकिन वो डायगोनल नहीं मिलेगी। तो ये तो कंफर्म है कि इफ वी सिलेक्ट 2 वर्टाइसेस आउट ऑफ 6 व्हाट वी गेट अ लाइन। ठीक है, तो मैंने 6C2 वेज में सिलेक्शन ऑफ टू वर्टाइसेस, मैंने 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट किए साहब, तो टोटल वर्टाइसेस का सिलेक्शन कितने तरह से होगा, 6C2 वेज में होगा। अच्छा, ये जो 6C2 वेज हैं वो क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं साहब। हर बार एक लाइन बन रही, या तो ये वाली लाइन बनेगी, या ये वाली लाइन बनेगी, या ये वाली लाइन बनेगी, या ये वाली लाइन बनेगी। तो आउट ऑफ दीज 6C2 लाइन्स हाउ मेनी आर डायगोनल्स। भाई सीधी सी बात है कि 6 साइड्स इसमें हैं, अगर मैं ये 6 साइड हटा दूं तो बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, डायगोनल ही तो बचेंगे। भाई आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया तो आपको एक डायगोनल मिलेगा, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो एक डायगोनल मिलेगा, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो डायगोनल नहीं मिलेगा। तो आउट ऑफ दीज 6C2 लाइन्स हाउ मेनी आर डायगोनल्स, 6C2 - 6, क्योंकि उसमें 6 क्या थी, साइड्स थी। तो सिलेक्शन ऑफ 2 वर्टाइसेस बट it includes what, 6 sides also. So what it implies, total number of diagonals, that is equals to what, total number of diagonals will be what, 6C2 minus of 6। भाई क्योंकि उनमें से 6 लाइंस भी होंगे तो उन लाइन को हटाना है, क्योंकि 6 साइड्स है ना, इंक्लूड 6 साइड्स, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो गया, 6 × 5/2, 30/2, दैट इज व्हाट, 15। 15 माइनस ऑफ 6, देयर आर हाउ मेनी डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। नोट कर लो इसको प्रॉपरली। इन अ हेक्सागन हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो आंसर इज नथिंग बट व्हाट, 6C2 - 6। अच्छा, अगर 7 साइडेड होता तो 7C2 - 7। अगर n साइडेड पॉलिनोमियल है तो हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी देयर, nC2 - n। उसको जनरलाइज कर लेते हैं। सो इन जनरल फॉर n साइडेड पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने काउंट होंगे साहब, याद रख लें, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, nC2 - n। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर n साइडेड पॉलिनोमियल है उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, nC2 - n। कैसे आ रहा है, समझ में आ गया। भाई देखो 6 साइड हेक्सागन था तो 6 वर्टाइसेस थे, 6 में से कोई भी 2 वर्टाइस आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, लेकिन उसमें 6 साइड्स भी इंक्लूड होंगे। उन 6 साइड्स को आप हटा दीजिए तो बाकी जो कुछ भी बचेगा वो क्या बचेगा, डायगोनल ही बचेगा। तो 6C2 - 6, nC2 - n। नोट इट जल्दी से, आप इधर देखें एक बार। अच्छा, ये जो nC2 - n लिखा है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ ना। nC2 कितना होगा, n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें तो लफड़ा नहीं करते हो ना कि nC2 लिखने में भी टेंशन हो, फैक्टोरियल एक्टोरियल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। n को 2 बार लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, n × n - 1 बाई 2 - n। इसको जरा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या मिलेगा, n × n - 1 माइनस ऑफ 2n डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से n अगर मैं बाहर ले लूँ तो n बाहर लिया, n - 1 - 2, तो n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप चाहो तो ऐसा भी लर्न कर सकते हो। अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बचेंगे, मिलेंगे, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2, या फिर nC2 - n। अब आ जाते हैं साहब इस क्वेश्चन में। अ पॉलीगॉन हैविंग 44 डायगोनल्स, एक पॉलीगॉन है जिसमें कितने डायगोनल्स हैं, 44। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो मैंने मान लीजिए साहब की साइड्स कितने हैं, n हैं। कितने साइड्स हैं, n। तो डायगोनल्स कितने होंगे, भाई अभी सीखा ना कि कितने डायगोनल्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी व्हाट, nC2 - n, एंड दैट इज गिवन इक्वल्स व्हाट, 44।
तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है साहब। ये हो गया n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से मिलेगा साहब n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n माइनस ऑफ 88 इक्वल्स 0 और ये आपको बनना चाहिए है ना 11 8। तो ये कितना हो जाएगा जी, दैट इम्प्लाइज n माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं साहब है ना, n इज इक्वल्स टू 11 और n इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये तो बकवास है ना, n इक्वल्स माइनस 8 तो हो नहीं सकता साहब, साइड्स नेगेटिव कैसे होंगे। तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 11 साइड्स, दैट इज योर आंसर। There are 10 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line excepting the 4 points which are collinear. Find number of straight lines obtained from the pair of these points and number of triangles that can be formed with the vertices as these points. ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको अपन बोलते हैं साहब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, है ना। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में सिस्टम कुछ ऐसा ही है, कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। अच्छा, उन 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। 10 में से 4 कैसे हैं, कोलिनियर है, और बाकी सारे क्या हैं, नॉन कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर को तो मालूम है क्या होता है, जैसे ये लिखा है 1 2 3 और ये 4, मैं बोल सकता हूँ ना ये 4 के 4 कैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनको मिलाने से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर ये 4 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं तो दीज 4 पॉइंट्स आर सेड टू बी व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्टिंग द 4 पॉइंट्स विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन मीन्स विच आर कोलिनियर। कितने स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे, इधर देखो, ये एक नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक ये और एक ये। आप पहले ऐसे देखो, ये 5 पॉइंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ना। ऑल दीज आर नॉन कोलिनियर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कोलिनियर हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये जितने भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनसे मैं कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकता हूं। भाई अगर स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है तो यू नीड 2 पॉइंट्स। तो साहब इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स में अगर सिलेक्ट कर लूंगा, कितने वेज में सिलेक्ट होंगे, 5C2 वेज में सिलेक्ट होंगे। तो व्हाट वी गेट, 5C2 लाइंस बनेंगी। कैसे भाई, मान लीजिए इन 5 में से आपने इन 2 को सिलेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसको और इसको सिलेक्ट किया ये बन गया, इसको और इसको सिलेक्ट किया ये बन गया, इसको और इसको सिलेक्ट किया ये बन गया। ऐसे कितने लाइंस बन जाएंगे साहब, 5C2 लाइंस मतलब 10 लाइंस बनेंगे। बात समझ में आ रही, 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2। ये कब की बात हो रही है, जबकि सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर। ये 5 मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे और मैंने आपसे पूछा कि इन 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, तो आपका आंसर होगा 5C2, क्योंकि 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो यू गेट 1 लाइन। तो जितने वेज में सिलेक्शन होगा उतनी ही लाइंस बन जाएंगी। ये तब की बात है जबकि सिलेक्टेड जितने भी जो भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं। अब जरा सोचें, नेक्स्ट मिटा रहा हूं इसको। हाँ, अब जरा आप सोचो, 1 2 3 4, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 4 कैसे पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे। अगर ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, और ये चारों कैसी हैं, कोलिनियर हैं, तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। तो आपका आंसर ऐसा हो जाएगा कि साहब 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे तो 1 लाइन बनेगी। इसका मतलब है 2 पॉइंट्स कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो 1 लाइन बनेगी, मतलब 4C2 लाइंस बननी चाहिए। लेकिन ये बकवास है ना, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, देखो आपने मान लिया इसको और इसको सिलेक्ट किया तो ये 1 लाइन बन गई, इसको और इसको सिलेक्ट किया तो क्या ये दूसरी लाइन है, नहीं, ये तो सेम लाइन है ना, ये तो लाइन सेगमेंट है। लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो इसको और इसको सिलेक्ट करना, या इसको और इसको सिलेक्ट करना, या इसको और इसको सिलेक्ट करना, या इसको और इसको सिलेक्ट करना, आपको केवल और केवल एक ही लाइन मिलेगी।
So if there are 4 collinear points, by taking 2 at a time, you cannot find 4 C2 lines, but you can find only 1 line. So that is the difference between non-collinear points and collinear points. मैं समझा पाया कि फिर से बताऊं? भाई पहले वाले केस में 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, उनमें से कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? तो बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम यू विल गेट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. 5 थे तो 5 C2 लाइंस बनेंगी. नाउ इफ देयर आर 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, और क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि इन 4 कोलिनियर पॉइंट से आप कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, तो आपको 4 C2 आंसर नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. 4 C2 लाइंस नहीं बनेंगी. क्यों नहीं बनेंगी 4 C2 लाइंस? क्योंकि किसी 2 को सिलेक्ट करने से ये लाइन बनी, ये तो एक सेगमेंट बना. लाइन तो पूरी की पूरी इनफाइनाइट लेंथ की होती है ना, तो आप इसको और इसको सिलेक्ट करोगे तो भी वही लाइन है, इसको और इसको सिलेक्ट करोगे तो भी वही लाइन है. दैट मीन्स बाय यूजिंग 4 कोलिनियर पॉइंट्स यू कैन फॉर्म ओनली 1 लाइन. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ. अब जरा सा इस क्वेश्चन पे आ जाओ. क्या क्वेश्चन है साहब? 10 पॉइंट हैं. 10 पॉइंट मैं बना दे रहा हूँ ना, बस बना दे रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल कितने हैं? 10. इनमें से उसने बोला कि 10 में से 4 तो कोलिनियर है. कौन से? 1 2 3 और 4. ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं. और कह रहा है कि बाकी कोई भी 3 लाइन कोलिनियर नहीं है. मतलब बाकी सारे कैसे पॉइंट्स हैं? अलग अलग. अब मैंने अगर बनाया हो तो कुछ गड़बड़ दिख रहा हो तो उसको करेक्ट करके बना लेना. ये 4 मैंने कोलिनियर बनाने की कोशिश की है. ये 4 कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. 1 2 3 4. और बाकी कोई भी 3 कोलिनियर, 1 2 3, ये कोलिनियर दिख रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा चेंज कर दो यार, ऐसा कुछ कर दो. इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ. हाँ, अब कोई भी 3 कोलिनियर नहीं दिख रहे हैं. दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं. तो साहब 1 2 3 4 कोलिनियर है और बाकी कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है. 1 2 3 कोलिनियर है क्या? 1 2 3 कोलिनियर है क्या? नहीं. 1 2 3 ना, कोई भी 1 2 3 कोलिनियर नहीं है. मतलब कोई भी बाकी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट दीज 4, क्योंकि उसने बोला 4 पॉइंट्स कोलिनियर. अब वो बोल रहा है कि साहब इनको मिला करके इन सब से आप कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो. तो मैंने क्या किया, दिमाग ये लगाया साहब, मैंने सोच लिया पहले से, ये जो 4 कोलिनियर, अभी मान लेता हूं कि ये भी नॉन कोलिनियर, मतलब ऑल द 10 पॉइंट्स आर व्हाट? नॉन कोलिनियर. मैंने क्या मान लिया कि सारे के सारे 10 पॉइंट क्या हैं? नॉन कोलिनियर हैं. और अगर 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो उससे कितने स्ट्रेट लाइन बनेगी? 10 C2 बनेगी. बनेगी साहब, 10 C2 स्ट्रेट लाइन्स तो बनेंगे अगर 10 के 10 पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर. अच्छा, लेकिन मुश्किल क्या है कि ये जो है ये धोखा है ना, मन का धोखा. धोखा ये है कि साहब ये 10 C2 लाइंस तो नहीं बनेंगी. क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि इसमें से 4, इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके भी जो आपने लाइंस बनाई हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने पर जो 2 लाइंस बनेंगी, 4 C2 लाइंस बनेंगी, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो कि सही नहीं होगा क्योंकि ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तो इसमें से मैं वो हटा देता हूँ, तो -4 C2 कर दिया मैंने. इन 4 में से 2 को लेकर के 4 C2 लाइंस बनती अगर ये नॉन कोलिनियर होते, जो कि इसमें इंक्लूडेड है, और जबकि ये कोलिनियर है तो वो लाइंस तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैंने वो 4 C2 लाइंस हटा दी. अच्छा, तो 4 C2 लाइंस हटा दी, मतलब इन 4 में से 2 को लेकर के जितने भी लाइंस बनने वाली थी अगर ये नॉन कोलिनियर होते वो मैंने हटा दिए. लेकिन आप ये भी तो सोचो कि ये 4 पॉइंट्स में से मिलाने से आपको कम से कम एक लाइन तो बनेगी ना, केवल एक लाइन बनेगी. तो वो लाइन भी आपने धोखे से हटा दी है साहब, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. दीज आर द टोटल लाइंस. फिर से आ जाओ मैदान में आ जाओ भाई. देखो, अगर टोटल 10 पॉइंट्स हैं, मैंने पहले मन में मान लिया कि सारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन कोलिनियर.
तो नॉन कोलिनियर अगर 10 पॉइंट है उसमें से कितनी लाइंस बनेगी, 10C2 लाइंस बनेगी, वो मैंने लिख दिया। लेकिन वो गलत होगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 4 ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जबकि मैंने नॉन लीनियर मान करके 10C2 लाइंस बना दी थी। तो अगर ये कोलिनियर हैं, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इनसे 4C2 लाइंस बनती, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, उनको मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो 4C2 लाइंस तो एक्चुअल में बनी ही नहीं, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर थे, तो 4C2 मैंने हटा दिया। अच्छा, जब मैंने 4C2 लाइंस हटाई तो क्या हुआ, ये वाली लाइन भी हट गई, ये वाली लाइन भी हट गई, जबकि इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, वो मैंने लाइन वापस से ऐड कर दी। तो 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। और अगर आप इस क्वेश्चन को जनरलाइज करना चाहते हो तो एक नोट करके लिख लो, if there are n points in which r are collinear, then number of straight lines will be, कितनी बनेगी साहब? टोटल n में से 2 लाइन आपने सिलेक्ट कर ली, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, लेकिन माइनस RC2 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि R पॉइंट्स कोलिनियर थे, उनसे RC2 लाइंस बनेगी नहीं, लेकिन R पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस जनरल फॉर्म में हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला बन गया साहब, NC2 माइनस RC2 प्लस 1, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ये ए पार्ट का आंसर है ना, ए पार्ट का। बहुत शानदार क्वेश्चंस में से हैं ये, ध्यान रखें। सो इफ देयर आर 10 पॉइंट्स इन विच 4 आर कोलिनियर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी व्हाट, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। कैसे आ रहा है? आई होप कि मैं समझा पाया आपको। हाँ, बी सेक्शन पे चलते हैं साहब, है ना। देखो किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए मन की आंखों से भी देखें ना, मन की आंखों से भी देखें, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हवा हवा में 9/10 नहीं है ना साहब, इस चीज़ को आपको इमेजिन करके देखना भी है, बार बार सोचना है कि अगर 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे कितनी लाइन बनेंगी, एक लाइन। 4C2 लाइन उसमें से नहीं बनेगी, इतना ध्यान रख लें। अब जरा ऐसे सोचो, मैं इधर पे बिल्कुल दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ कि अब टोटल 10 पॉइंट हैं, इनमें से 4 पॉइंट कोलिनियर। पहले ने मैंने जो बोला समझ में आ गया कि अगर 4 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे 4C2 लाइंस नहीं बनेंगी, उससे केवल एक लाइन बनेगी। अगर वो 4 नॉन कोलिनियर होते तो उससे 4C2 लाइंस बनती। अब टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उनसे पूछ रहा है उसमें से 4 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, और कह रहा है बाकी सारे नॉन कोलिनियर हैं, तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले सारे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मान लिया। नॉन कोलिनियर अगर मैंने माना तो 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हो, 10C2 वेज में, और ये जितनी बार आपका सिलेक्शन होगा उतनी ही स्ट्रेट लाइंस बनेगी। तो टोटल 10C2 लाइंस आपने बना दी, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो जो 4 को आपने नॉन कोलिनियर मान करके 4C2 लाइन उसमें ऐड कर दी हैं, 10C2 में वो वाली लाइंस भी एडेड हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो 4C2 लाइंस जो ऐड आपने पहले कर ली थी 10C2 में, ऑलरेडी एडेड हैं, उनको आपने हटा दिया। तो टोटल कितना हो गया, 10C2 माइनस 4C2। फिर इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जब आपने हटाया तो वो एक सिंगल जो लाइन बनने वाली थी वो भी हट गई। जो सिंगल लाइन बनने वाली थी 4 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो बनती, वो भी हट गया, तो उसको बाद में आपने ऐड कर लिया। इसको अपन बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो पहले मैंने टोटल नॉन कोलिनियर मान करके 10C2 लाइंस बना दी, फिर उसमें से 4C2 हटा दिया, क्योंकि वो लाइन तो एक्चुअल में थी ही नहीं। लेकिन जब मैंने हटाया तो एक लाइन ज़्यादा हट गई, क्योंकि वो 4 कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन भी बनती। वो मैंने 4C2 जब हटाया तो वो भी हट गया, इसलिए उसको बाद में ऐड कर दिया, तो +1 हो गया। ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा सा और देखते हैं, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अच्छा, इसको मैंने जनरलाइज करने का मतलब समझ में आ गया कि इफ देयर आर n पॉइंट्स इन विच r आर कोलिनियर, तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी, NC2 माइनस RC2 प्लस 1।
अगर 50 लाइन है, 50 पॉइंट्स हैं, उसमें से 10 कोलिनियर हैं, कितनी लाइंस बनेंगी साहब? 50C2 माइनस 10C2 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखो क्या हो गया, बी पार्ट देख रहे हैं ना, बी पार्ट। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्टाइसेस एज दीज पॉइंट्स। भैया इन पॉइंट्स को लेकर के कितने ट्रायंगल बनेंगे बोल रहा है, ठीक है। तो देखो आप मुझे बताओ, अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने ले लिए, देखते चलो, अगर ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कैसे पॉइंट है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनाना है? कितने बनेंगे भाई? कोई भी 3 वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर लो, टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे साहब 4C3। कैसे मालूम बनेगा? अरे कोई भी 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ना। मान लीजिए कि आपने ये और ये ले लिया तो यू विल गेट 1 ट्रायंगल। आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो यू विल गेट सेकेंड ट्रायंगल। आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो यू विल गेट थर्ड ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल बनते जाएंगे। तो 4 में से कोई भी 3, अगर वो सारे नॉन कोलिनियर हैं तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 4C3। अगर टोटल 20 पॉइंट हैं और सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं, उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 20C3। इफ देयर आर 25 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म? 25C3। अब जरा इधर देखें अच्छे से। अब मैंने आपसे बोला साहब कि 1 2 3 4 ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स, इनसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो क्या इनसे 4C3 ट्रायंगल बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। अरे इनसे तो 0 ट्रायंगल बनेगा साहब, इनसे एक भी ट्रायंगल, लाइन तो एक बनेगी लेकिन ट्रायंगल तो एक भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। इतनी बात क्लियर है। इन 4 कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल भी नहीं बन सकता। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो C3 कर दीजिए तो उतने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है आपका? जल्दी बोलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि साहब देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 4 आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म? फिर से वही वर्किंग लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि साहब ये जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं सारे के सारे क्या हैं? नॉन कोलिनियर हैं। तो कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुए? हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर देयर? 10। मैंने मान लिया ये 4 कोलिनियर हैं, फिर भी इनको क्या मान लिया? नॉन कोलिनियर। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे साहब? 10C3। अरे बनेंगे ना, लेकिन ये तो फर्जीवाड़ा है साहब, ये फर्जीवाड़ा। क्या इतने ट्रायंगल बनेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स उसमें क्या थे? कोलिनियर थे। तो आपने इसमें क्या ज़बरदस्ती ऐड कर लिया है? इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट को लेकर के जो ट्रायंगल बनते वो आपने ऐड कर लिया है, जो कि नहीं बनेंगे, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। -4C3। अच्छा, क्या +1 होगा? नहीं होगा इस बार। +1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन 4 पॉइंट्स को लेकर के आप एक लाइन तो बना सकते हो, तो +1 किया था, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को लेकर के एक ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो ये +0 है ना, +1 नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा ऐड। ये आपका आंसर हो गया। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 4 आर कोलिनियर। 4 उसमें से क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बोल रहा है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले मन में मैंने क्या किया कि सारे के सारे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मान करके ट्रायंगल बना दिया। 10C3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे साहब, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें से कुछ फर्जी वाले भी एडेड हैं। कौन से फर्जी वाले एडेड हैं? इन 4 में से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ट्रायंगल आपने ज़बरदस्ती बना दिए हैं, जो कि नहीं बनेगा। तो वो 4C3 आपको हटाना पड़ेगा। इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट को लेकर के क्या कोई एक ट्रायंगल बन सकता है 4C3? नहीं, 4C3 ट्रायंगल इसमें से नहीं बनेंगे। ऑफ कोर्स एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए बाद में इसमें +1 नहीं किया है। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं कि इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच r पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म? NC3 माइनस RC3, ये इसका आंसर हो जाएगा। +1 वाला नहीं होगा, क्योंकि +1 लाइन वाले में हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल में वो भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 10C3 माइनस 4C3। बाकी आप कैलकुलेट करते रहे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ बना लें, आपको समझने में आसानी रहेगी ना, समझने में आसानी रहेगी। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? देखो एक सर्कल में 21 पॉइंट्स बने हुए हैं, आपसे बोल रहा है कितने कॉर्ड्स बनेंगे। अच्छा देखो मैंने क्या किया, ये एक
सर्कल बना दिया और इसमें कितने पॉइंट्स लेने हैं मुझे 21। तो एक पॉइंट ये ले लिया, 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 ऐसे कितने पॉइंट्स लेने हैं 21 पॉइंट्स लेने। कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए इसमें, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि एक कॉर्ड चाहिए अगर, तो कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे तो एक कॉर्ड बनेगा। भाई मान लीजिए आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो एक कॉर्ड बन जाएगा। इफ़ वी सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट व्हाट वी गेट अनदर कॉर्ड। इफ़ वी सिलेक्ट दिस एंड दिस पॉइंट यू विल गेट नेक्स्ट कॉर्ड। इफ़ वी सिलेक्ट दिस एंड दिस यू विल गेट अगेन अ कॉर्ड। तो यार एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन होना चाहिए, 2। तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आप कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो 21C2 वेज में। कितने वेज में आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो 21C2 वेज में। एवरी टाइम यू गेट अ कॉर्ड, क्योंकि जब भी आप कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको एक कॉर्ड बनेगा। तो इसमें तो कुछ टेंशन है नहीं, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 21C2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है भाई, एक सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं, वो बोल रहा है कि इन पॉइंट्स से आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हो। तो जब भी आपको कॉर्ड्स बनाना है तो यू नीड 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21। कोई भी 2 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लो, यू विल गेट अ कॉर्ड। तो वो कॉर्ड कैसे मिलेगा, 21 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21, 21C2 वेज में। तो जितने सिलेक्शन होंगे उतने ही कॉर्ड्स बनेंगे। तो 21C2 का आंसर कितना होगा साहब 21 × 20 डिवाइडेड बाय 2। यह आपका आंसर हो गया साहब 210। यह आपका आंसर हो गया फाइनल। तो ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कशन किया जी क्वेश्चंस का। होपफुली आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और 1-2 बातें अगर नहीं समझ में आई हैं तो उसके लिए मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है और फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप वीडियोस देखना ना भूलें। जब भी आपको ऐसा लगे कि यह आर्टिकल क्लियर नहीं है या ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आप चैनल में जाइए AGC जबलपुर में और देख लीजिए किस वीडियो में वो आर्टिकल मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, और आपको डाउट्स वापस से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन है ना, 9 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो 10, 11, 12 एंड 13 इन क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, टाटा।